अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिरा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका खैर मकदम है। आज का ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अगले साल नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम नीट 2025 में जो पेपर आया था उसके फ़िज़िक्स के सेक्शन का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इस बार जो पेपर आया था उसके बारे में काफ़ी बातें की गई हैं, तो हम ये समझेंगे कि जो क्वेश्चंस आए थे उनका स्टैंडर्ड क्या था। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस साल जो पेपर आया था, फ़िज़िक्स का पेपर था, उसके क्वेश्चंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेफरेंस हमारी NCERT टेक्स्ट बुक से कितना मिलता है। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है जो नीट 2026 या उसके बाद के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको यहाँ से न सिर्फ 2025 के पेपर को समझने में मदद मिलेगी, बल्कि एक एप्रोप्रिएट फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसको फ्रेम करने में भी हेल्प मिलेगी। मैं हूं मोहम्मद सादिक, हिरा पब्लिक स्कूल में IIT JEE और नीट डिवीज़न का डायरेक्टर और यहाँ फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अभी तक 2013 से जो पहली बार नीट एग्ज़ाम हुआ था, तब से लेकर अब तक जो पेपर्स आए हैं उनका स्टैंडर्ड क्या था। द फर्स्ट नीट एग्ज़ाम was conducted in 2013 and next 2 years 2014 and 15 में नीट एग्ज़ाम सस्पेंडेड था ड्यू टू सम रीज़न एंड अगेन 2016 से फिर ये रिज्यूम हुआ। सो 14-15 को भी अगर हम यहाँ पे ले लें, जो ऑल इंडिया PMT था, तो 2013 से लेकर 2025 तक जो पेपर्स आए थे उनका ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, और फिज़िक्स के सेक्शन का, इसी तरह से केमिस्ट्री एंड बायो के सेक्शंस का डिफ़िकल्टी लेवल क्या था, वो यहाँ पे दिया हुआ है। हम फिज़िक्स के सेक्शन की डिफ़िकल्टी लेवल की बात करेंगे। 13 में जो पेपर आया था इट वाज हाई इन डिफ़िकल्टी लेवल। 14 एंड 15 में जो ऑल इंडिया PMT पेपर था दैट वाज मॉडरेटली डिफ़िकल्ट। 16 में जो पेपर आया था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, इट वाज वेरी हाई इन डिफ़िकल्टी लेवल। एंड अगेन 17 में जो था वो मॉडरेट था। 18-19 में जो पेपर था वो डिफ़िकल्टी लेवल में हाई था, बट नॉट एज हाई एज 2016 पेपर। एंड 2019 तक, 2013 से लेकर 2019 तक ये जो एग्ज़ाम था, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम या नीट, इसको CBSE ने कंडक्ट किया था। 2020 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का फॉर्मेशन हुआ, और NTA के फॉर्मेशन के बाद से जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था वो कंसिस्टेंटली फॉर 5 years हैज़ बीन मॉडरेट टू ईजी कैटेगरी। लगातार 5 साल तक जो पेपर्स आए थे वो डिफ़िकल्टी लेवल में या तो मॉडरेट थे या इजी थे। 2021 में जो पेपर आया था वो काफ़ी इजी था, उसके बाद वाले को हम मॉडरेट कह सकते हैं। अब यहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आती हैं। पहला, NTA का फॉर्मेशन, उसके बाद से कंसिस्टेंटली जिस तरह के पेपर्स आ रहे थे, तो एक अनऑफिशियली मैसेज स्टूडेंट्स के बीच में, टीचर्स के बीच में ये गया कि इस एजेंसी की अप्रोच है NCERT बुक्स। वो NCERT बुक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्वेश्चंस ज़्यादातर उन बुक्स से ही फ्रेम किए जा रहे हैं। 5 years is a long duration to set any pattern. So 2025 में स्टूडेंट्स भी उसी तरह का पेपर एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसा अभी 2020 से 24 के बीच में आया था। एंड स्टूडेंट्स वर नॉट रॉन्ग। जो एक नई एजेंसी बनी और कंसिस्टेंटली उसने उसी तरह के पेपर्स बनाए, तो ये एक जो एक्सपेक्टेशन थी वो स्टूडेंट्स के माइंड में जो एक्सपेक्टेशन थी दैट वाज वेरी नेचुरल। एंड सडनली 2025 में जो पेपर था वो डिफ़िकल्टी लेवल में अब तक के जितने भी पेपर्स हैं उन सब में बहुत ज़्यादा हाई था। इट्स पास्ट ऑल दी पेपर्स इन डिफ़िकल्टी लेवल। इसमें कई सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो डिफ़िकल्ट था। एक तो था उसकी जो अनएक्सपेक्टेडनेस है, स्टूडेंट्स वर नॉट रेडी टू फेस सच अ पेपर। उसके अलावा क्वेश्चंस दे वर इटसेल्फ डिफ़िकल्ट। उसके बाद उनकी जो कैलकुलेशंस थी वो भी कहीं कहीं बहुत लेंदी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी। अभी तक जो एक्सपेक्टेशन थी स्टूडेंट्स के माइंड में वो ये थी कि दे हैव टू सॉल्व मोर देन 40 क्वेश्चंस करेक्टली, 40, 42, 43, 44, इस तरह से स्टूडेंट्स के माइंड में ये था कि हमें इतने क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व करने हैं। बट पेपर ये जो था ये काफ़ी टाइम कंज्यूम कर रहा था, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो उसी वजह से पैनिक हो गए कि टाइम ज़्यादा पास हो रहा है बट अभी उन्होंने क्वेश्चंस उतने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। सो दीज वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से ये पेपर इस साल कई सारे स्टूडेंट्स के लिए डिसअपॉइंटिंग था। बट अभी हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। एक बार जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि पेपर किसका कैसा हुआ।
एक्चुअली वो ख़राब पेपर हुआ है जैसे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, या जो भी उनका मार्क्स आ रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं, उस मार्क्स पे भी उनकी एक अच्छी रैंक बन रही है, मेरिट क्या आने वाली है, ये सब रिज़ल्ट्स आने के बाद ही इसको हम डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस इस साल के पेपर का। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स अगले साल या उसके बाद के नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अब एक अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब यहाँ से जैसे जो ये 5 साल का जो पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था ना, अब हमें थोड़ा सा और पीछे जाना है एंड वी हैव टू बी ओपन टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, मॉडरेट, इजी, डिफ़िकल्ट, वेरी हाई, हर तरह के पेपर के लिए हमें प्रिपरेशन अब करनी होगी। ओके, सो जैसे कि 2019 से पहले था, पेपर का जो पैटर्न था वो ऑल्टरनेटली हाई, लो, मॉडरेट इस तरह से आ रहा था, तो हमें भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि पेपर डिफ़िकल्टी लेवल में हाई भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। हाई होने पर ऑफ नेचुरली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करेक्ट करेंगे वो कम हो जाएगा और इजी होने पर वो नंबर ऊपर चला जाएगा। कभी कभी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है कि अगर उन्हें एक्सपेक्टेड है डिफ़िकल्टी लेवल हाई एंड पेपर इजी आ गया है, तब भी कुछ स्टूडेंट्स पैनिक हो जाते हैं कि ये क्वेश्चंस इतने इजी हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ और ऐसी चीज़ें हैं इन बिटवीन द लाइन विच आई एम मिसिंग while reading the questions. So you have to be ready to face all kinds of questions. इसी तरह से इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के अब आपको अगले साल के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ओके, अब हम इसके बाद जो नीट 2025 के क्वेश्चंस थे उनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, साथ साथ में ये भी देखेंगे कि हर क्वेश्चन का एनसीईआरटी रेफरेंस हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर है कि एनसीईआरटी जो अभी का जो लेटेस्ट रीप्रिंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस कर दी गई हैं जो कि हमारे नीट के सिलेबस में है। सो हो सकता हो हमें बहुत सारी चीज़ें फिर जो ओल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं वहाँ से भी रिफ़र करने पड़े। तो हम आपके लिए ये जो पीडीएफ है ये पूरा आप डिस्क्रिप्शन में उसको डायरेक्टली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हर क्वेश्चन का रेफरेंस है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, ओल्ड और न्यू दोनों से दिया हुआ है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस वन बाय वन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इट सेज करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। तो इस तरह से एक सर्किट दिया हुआ है और इसमें बैटरी से कितनी करंट निकल रही है। तो ये चीज़ अगर आप देखें, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है कि हम क्वेश्चन पेपर जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसका कोड है 47। ओके, सो अगर इसको ध्यान से आप देखें तो ये चीज़ एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है एंड देन इसका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे। दिस पार्ट विल बी रिमूव्ड। 2.5 एंड 1.5 दे आर इन सीरीज, सो दैट इज 4 ohm. This is total 4 ohm. Similarly 5 and 3 are also in series, so that will be 8 ohm. Now 4 ohm and 8 ohm, इधर ये 8 ohm है, so 4 and 8 they are in parallel. So उसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 1/4 plus 1/8. This is 3/8. उसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, so ये आ जाएगा 8/3. तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो दिया हुआ है उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है वो 8/3 ओम है। ओके, नाउ यहाँ पर अब इसके अलावा बाकी जो रजिस्टर्स हैं वो ब्रिज के साथ सीरीज में हैं। सो 5.5 प्लस 1.5 इज 7, 7 प्लस 8/3, 7 प्लस 8/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा। Now 8/3 plus 1/3, this is 9/3 and 9/3 is 3 plus 7 is 10. So net or effective or equivalent resistance of the circuit is 10 ohm. Now you have to find the current through the battery. That will be simply V by R. V is 5 and R is 10. So the answer is 0.5 ampere, which is ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ओके, सो ये था। अब ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये हमें एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है। एंड व्हीटस्टोन ब्रिज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये डिस्कस किया गया है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड इनफैक्ट हमें 2 क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही देखने को मिलते हैं जहाँ पर ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, तो उसकी भी कैलकुलेशन वहाँ पर दी गई है। सो आई वुड से कि ये जो क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी के लेवल का ही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
the electric field in a plane electromagnetic wave is given by. सो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है। जो इक्वेशन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फील्ड z एक्सिस में है। दिस इज इक्वल टू 60 cos 5x plus 1.5 into 10 raised to the power 90 volt per meter. This is the component of electric field in an EM wave. अब हमसे पूछ रहे हैं the expression for the corresponding magnetic field वो क्या होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो कंपोनेंट है उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जो ईएम वेव का चैप्टर है उसमें नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस की गई हैं। वहाँ दो चीज़ें दी हुई हैं। पहले ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड से c टाइम्स कम होता है, एक बात। दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम फेज में होती हैं। और तीसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो सेक्शन है उसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आगे उसमें सॉल्व एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ बातें उसमें दी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। हाँ, एक और चीज़ ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है उसकी डायरेक्शन में हम ये के वेक्टर ले लेते हैं। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगा वो E क्रॉस B के अलोंग होगा। E क्रॉस B वेक्टर, E क्रॉस B डायरेक्शन जिधर आएगी प्रोपगेशन वेक्टर उधर ही है। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन से कि जो वेव है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट Z एक्सिस के अलोंग है। सो इस तरफ प्रोपगेशन है एंड इस तरफ पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट किधर होगा। सो E क्रॉस B प्रोपगेशन की तरफ आना चाहिए। इफ़ अगर हम ये E की डायरेक्शन में फिंगर्स रखें, उसे कर्ल करें तो थंब हमारा नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ रहा है। दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इज अलोंग द y एक्सिस। ओके, अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट एक तो पता चल गया कि y एक्सिस की डायरेक्शन में है। दूसरी चीज़ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट का जो एम्पलीट्यूड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट एम्पलीट्यूड से c टाइम्स कम होगा। सो यहीं पर हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं 60/3 × 10⁸ एंड सिंस दे आर बोथ द कंपोनेंट्स आर इन सेम फेज, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके आगे जो फेज एंगल है वो चेंज नहीं होगा, इट वुड रिमेन सेम cos 5x प्लस एवरीथिंग जो भी ये दिया हुआ है। एंड इसको अगर आप ये कैलकुलेट करें, दिस इज वेरी सिंपल, 2 × 10⁻⁻7। सो 2 × 10⁻⁻7 एम्पलीट्यूड है, कॉस आगे का फंक्शन सब सेम है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y एक्सिस के अलोंग है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A pipe open at both ends has a fundamental frequency f in air. So ऑर्गन पाइप जो है उसके बारे में ये क्वेश्चन है, बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ऑर्गन पाइप की डिस्कशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, बट जो जितना डिस्कस किया हुआ उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ओके, सो ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी लेंथ सपोज L है और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है हमें F. सो F कैन बी रिटन एज V/2L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर एन ओपन पाइप. Now the pipe is dipped vertically in a water drum to half of its length. अब ये जो पाइप हमारा था इसमें हाफ लेंथ तक हमने उसको वाटर में सबमर्ज कर दिया. The available length for sound propagation is only L/2. अच्छा, अब ये क्या बन गया, अब एक एंड इसका क्लोज हो गया, so this becomes a closed organ pipe. Now the fundamental frequency of the air column now equal to, so अब इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लिखेंगे V/4 times the length available which is L/2. ओके, सो इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर देंगे. दिस इज स्टिल V/2L एंड V/2L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी ओपन ऑर्गन पाइप की. दैट मीन्स कि अभी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो वही है जो पहले थी. दैट मीन्स द थर्ड आंसर इज द राइट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एंड चार्ज, वो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, मूविंग विद स्पीड c/100. स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज c/100 मीटर पर सेकेंड.
is injected into a magnetic field B of magnitude, magnetic field का magnitude दिया हुआ है 9 into 10 raised to the power minus 4 Tesla, perpendicular to its direction of motion. We wish to apply a uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. So the electron is already moving perpendicular to the magnetic field. अब हम magnetic field के अलावा एक और electric field apply कर रहे हैं, electric field वहीं पर हम लगा रहे हैं ताकि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ना हो. तो इसका जो पूरा आइडिया है, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, दे आर क्रॉस्ड और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है परपेंडिकुलर टू बोथ द फील्ड्स. इन दैट सिचुएशन उसकी अगर स्पीड v is equal to E by B होगी तो नेट फोर्स उस पर 0 आएगा एंड द इलेक्ट्रॉन विल पास अनडिफ्लेक्टेड. तो ये वेलोसिटी सेलेक्टर का जो आइडिया है ये ओल्ड एनसीईआरटी में दिया हुआ था और जो लेटेस्ट रीप्रिंट है उसमें ये नहीं है, रिमूव कर दिया गया है. सो यहाँ से वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सिंपली v into b. ये हो जाएगा. वेलोसिटी हमें दी हुई है c over 100. c over 100 would be 3 into 10 raised to the power 6 and the magnitude of the magnetic field is 9 into 10 raised to the power minus 4. So this is 27 into 10 raised to the power 2. 27 into 10 raised to the power 2 वोल्ट पर मीटर ये हो जाएगा. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर है. यहाँ पे इनफैक्ट तीनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. सो E इज परपेंडिकुलर टू B एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 27 into 10 raised to the power 2. द थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ये इसका जो आइडिया था वो नई एनसीईआरटी में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में है. दैट इज़ वाई हमने आपसे शुरू में कहा कि जो पुरानी एनसीईआरटी है अब आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है. सो इंटरनेट पर बहुत सारे उस साइट्स पर ओल्ड एडिशंस, ओल्ड रीप्रिंट्स वो ईजिली अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a certain camera, a combination of 4 smaller thin convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination and the total magnification in comparison to the power and magnification m for each lens will be respectively. तो यहाँ पर 4 लेंसेज हैं, कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं एंड इफेक्टिव फोकल लेंथ और इफेक्टिव पावर एंड इफेक्टिव मैग्निफिकेशन क्या होगा वो हमें बताना है. सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें ये दिया हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, वहाँ पर इफेक्टिव फोकल लेंथ, इफेक्टिव मैग्निफिकेशन, इफेक्टिव पावर, वो सब कुछ दिया हुआ है. सो वहीं से हम उस सेक्शन से ही डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. वी नो पावर जो फोकल लेंथ होती है लेंसेज की इन कॉन्टैक्ट दैट इज़ 1/f1 + 1/f2. अब यहाँ पे सारे इक्वल हैं, सो दिस वुड बिकम 4/f एंड ये हो जाएगी हमारी पावर पूरे कॉम्बिनेशन की. 1/f सिंगल लेंस जो है उसकी पावर है, तो इसका मतलब ये 4 टाइम्स हो गई. ओके, जो अभी की पावर है वो इंडिविजुअल लेंसेज की पावर से 4 टाइम्स हो गई. सिमिलरली जो मैग्निफिकेशन है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑल द लेंसेज. सो m dash is m into m, that means m raised to the power 4. So the new magnification is 4 power raised of the individual magnification power and similarly जो power है वो क्या हो जाएगी 4 times हो जाएगी. So 4p and m raised to the power 4, fourth option is the right answer. तो ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली जो हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है वहाँ से आसानी से सॉल्व किया जा सकता था. ओके, अब यहाँ पर हम आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहेंगे. अभी हमने देखा जो हमने क्वेश्चंस किए थे कि किसी क्वेश्चन का डायरेक्टली रेफरेंस मिल रहा है, किसी का नहीं मिल रहा है. आगे भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बात और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाएगी. अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आपका टाइम लेंगे. हेरा पब्लिक स्कूल का जो इंटीग्रेटेड एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम है, IAS प्रोग्राम फॉर IIT JEE एंड नीट, उसको थोड़ा सा आपके सामने हम उसकी वजाहत करना चाहेंगे. हेरा पब्लिक स्कूल में 3 स्टेजेस पर हम स्टूडेंट्स को इस तरह के जेई और नीट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं. पहला स्टेज है क्लास 9th और 10th में हम स्टूडेंट्स के एक ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ये डेवलप करते हैं वाइल कंप्लीटली स्टिकिंग टू द करिकुलम ऑफ क्लास 9 and 10 स्टैंडर्ड.
हेरा पब्लिक स्कूल का एफिलिएशन CISC न्यू दिल्ली, पॉपुलरली नोन एज ICSC, उसके साथ है और हम उनका करिकुलम सिलेबस भी फॉलो करते हैं। एंड एक और पॉइंट यहाँ पर है विच आई मस्ट पॉइंट आउट कि जो CISC का करिकुलम है 9th-10th का, वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, पर्टिकुलरली मैथ्स और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में हेल्प करता है, वो करिकुलम और सिलेबस। एंड आगे जो बच्चे हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो 9th-10th का जो सिलेबस है वो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिक या फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो 9th-10th में ही बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दी जाती हैं। इससे उन्हें आगे की चीज़ें जो होती हैं वो डिफ़िकल्ट नहीं फील होती हैं एंड एक कंटिन्यूअस प्रोसेस समझ में आता है स्टूडेंट्स को। सो अपार्ट फ्रॉम द ICSE करिकुलम वी ऑल्सो फॉलो द NCERT टेक्स्ट बुक, बिकॉज 10th और 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स का जो कंटेंट होता है या जो सिलेबस होता है वो NCERT बुक्स पर ही फोकस होता है, वहीं से कंटेंट या क्वेश्चंस डिराइव किए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स को हम उससे भी NCERT टेक्स्ट बुक से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं एट द लेवल ऑफ क्लास 9 एंड 10th। स्टूडेंट्स को जो उनकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस पर और क्या वैरायटी हो सकती है ये हम बच्चों को सिखाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद इन टाइम लिमिट ये कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी 9th-10th की स्टेज पे बच्चों को सिखाई जाती हैं, एक ओरिएंटेशन सेट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेज है क्लास 11th का। क्लास 11th में स्टूडेंट्स रेगुलर जो एकेडमिक स्टडीज़ होती हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन एक ही टाइम पर एक ही जगह पर स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे अभी हमने आपके सामने ये डिस्कस किया, ये जो क्वेश्चन है ये नीट एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और डायरेक्टली इसका रेफरेंस NCERT बुक्स से हमें मिल रहा है। इससे पहले एक जो क्वेश्चन था ये ओल्ड जो बुक थी उसमें डायरेक्ट रेफरेंस था, उससे पहले का जो क्वेश्चन था ये भी डायरेक्टली NCERT से था। आगे भी हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली NCERT पर बेस्ड नहीं हैं। So, NCERT are the primary source for students preparing for IIT JEE and NEET examinations. तो जो रेगुलर एकेडमिक स्टडीज़ हैं उसमें NCERT टेक्स्ट बुक उनका सोर्स होता ही होता है। अब अगर स्टूडेंट्स को उन्हीं आइडियाज़, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को सिखाने के बाद हम उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दें तो स्टूडेंट्स जो है वो इस तरह के एग्ज़ाम्स के लिए आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। सो कई सारे स्टूडेंट्स को ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि एक ही टाइम पर एक ही जगह में जहाँ रेगुलर एकेडमिक स्टडीज़ चल रही हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा है, वहाँ JEE और नीट के लिए प्रिपरेशन कैसे हो सकती है। सो दीज आर नॉट टू एक्सक्लूसिव, मतलब पूरी तरह से ये दो चीज़ें एक्सक्लूसिव नहीं है, कंप्लीटली सेपरेट नहीं है। सो रेगुलर एकेडमिक स्टडीज़ के साथ जहाँ पर बोर्ड प्रिपरेशन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी का कुछ पोर्शन ओवरलैप करता है, वहाँ पर जो पोर्शन और रह जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो हम स्टूडेंट्स को उसी टाइम में सेपरेट स्टडी मॉड्यूल, नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्लास में ही, क्लास के अलावा हम उन्हें डेली प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, फिर हर 15 डेज़ पर उनका एक टेस्ट होता है। सो इन सारी चीज़ों से एंड ऑफ कोर्स क्लासरूम में जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होती है वो भी स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने की, विद इन टाइम लिमिट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, एग्जामिनेशन के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी क्लासरूम में ही स्टूडेंट्स को सिखाई जाती हैं। उससे स्टूडेंट्स के पास भरपूर टाइम होता है हर तरह के एग्जामिनेशंस की तैयारी करने के लिए एंड इट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर स्टूडेंट्स कि वो एक ही जगह पर उनकी दोनों तरह की स्टडीज़ कंप्लीट हो जा रही हैं। नाउ अब जो टाइम बच रहा है वो सेल्फ स्टडी के लिए है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ज़्यादा क्लियर करने के लिए है। उस टाइम को स्टूडेंट्स अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स। वो क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देने के साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी क्रैक कर सकते हैं। दे आर रेडी फॉर बोथ टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशंस। सो दिस इज़ द स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दैट वी आर रनिंग एट हेरा पब्लिक स्कूल अंडर
integrated academic support program for IIT JEE and NEET. And the third stage is after the class 12 के बाद जो कुछ promising students होते हैं उन्हें हम retain कर एक साल rigorously competitive exams की तैयारी कराते हैं. So this is the whole structure of the integrated academic support program at Hera Public School. So ये जो स्कीम है, जो डिज़ाइन है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. सो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं एंड यू आर गोइंग इन क्लास 9 और क्लास 11th और यू आर जस्ट पासिंग क्लास 12 दिस ईयर, देन हेरा पब्लिक स्कूल कुड बी योर फाइनल डेस्टिनेशन. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू आवर पेपर. Okay, next question number 6 is a 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having radii ratio 1:2. The ratio of their respective magnetic moments will be. So यहाँ पर एक coil है, उसके magnetic दो coils हैं, उसके magnetic moment का ratio निकालना है. Magnetic moment के बारे में NCERT text book में जहाँ पर ये loop पर torque का discussion है, वहीं पर ये discuss किया हुआ है कि मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप क्या होता है. सो दिस इज सिंपली NIA. अगर एक से ज़्यादा है नंबर ऑफ टर्न्स, सो NIA. एंड सिंस दोनों लूप्स जो हमें दिए हुए हैं दोनों में करंट सेम है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो रेशियो होगा दैट विल बी सिंपली M1/M2 विल बी इक्वल टू A1/A2. सर्कुलर कॉइल्स हैं तो A की जगह हम लिख सकते हैं पाई कैंसिल हो जाएगा, R1² अपॉन R2², ये हो जाएगा. Okay, R1 हमें दिया हुआ है 1 and R2 दिया हुआ है 2, so the ratio of magnetic moments will be 1:4. The second option is the right answer. Okay, next question. Question number 7. A constant voltage of 50 volt is maintained between the points A and B of the circuit shown in the figure. The current through the branch CD of the circuit is. ओके, अब ये जो क्वेश्चन है ये एज इट इज़ इसी फॉर्म में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है. जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि एनसीईआरटी में अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज भी सॉल्व किया है, बट दैट इज़ अ डिफरेंट प्रॉब्लम. यहाँ पे जो दी हुई ये प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है. इसके लिए आपको नेचुरली दूसरे सोर्सेज रिफ़र करने होंगे. हमारी जो स्टडी मॉड्यूल्स होते हैं उसमें इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत सारे होती हैं. ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये जो ब्रांच CD दी हुई है इसी में करंट कितनी है ये हमें कैलकुलेट करना है. ओके, सो वी कैन सी दैट 1 and 3 ये पैरेलल में दिए हुए हैं. सो 1 and 3 का 1/3 + 1, इसका जो रिजल्टेंट जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा 3/4. इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे. इसी तरह से 2 and 4, सो 1/2 + 1/4 दैट वुड बी 3/4 एंड उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3. ओके, नाउ 3/4 एंड 4/3 ये सीरीज में है. सो 3/4 + 4/3 दिस इज इन सीरीज एंड दिस वुड बी 9 + 16 25/12. सो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. नाउ वी कैन फाइंड जो प्राइमरी करंट है, बैटरी से जो करंट निकल रही है वो कितनी है. दैट वुड बी 50/25/12, वो यहाँ चला जाएगा. सो दिस इज 24 एम्पियर. सो करंट फ्रॉम थ्रू द बैटरी इज 24 एम्पियर. अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ से करंट आ रही है 24 एम्पियर. इस तरफ है 1 ओम, इस तरफ है 3 ओम. पैरेलल में करंट जो डिवाइड होती है वो रेजिस्टर्स के इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होती है. रेजिस्टर्स का रेशियो 1:3, दैट मीन्स करंट डिवाइड होगी 3:1 में. और 24 को 3:1 में अगर हम डिवाइड करेंगे सो इस तरफ आ जाएगी 18 एम्पियर और इस तरफ आ जाएगी 6 एम्पियर करंट. सिमिलरली 24 इन दोनों से जो करंट आएगी वो यहाँ कंबाइन होकर 24 हो जाएगी. तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन रेजिस्टर्स के अकॉर्डिंग होगा. रेजिस्टर्स जो दिए हुए हैं 2 and 4 1:2 रेशियो में है. दैट मीन्स इधर 2:1 में करंट होगी. ऊपर की तरफ 2 पार्ट, नीचे की तरफ 1 पार्ट. सो 24 का 2 पार्ट दैट मीन्स 16 एम्पियर इस तरफ और 8 एम्पियर इस तरफ हो जाएगा.
So from here we can clearly see 18 एम्पियर इस ब्रांच से आ रही है और 16 इधर चली गई. That means 2 एम्पियर C से D की तरफ गई. So current through the CD branch is 2 ampere. Third option is the right answer. Next question. Two gases A and B are filled at the same pressure in separate cylinders with movable pistons of radius RA and RB respectively. On supplying an equal amount of heat to both the systems reversibly under constant pressure, the piston of gas A and B are displaced by 16 centimeter and 9 centimeter respectively. If the change in their internal energy is the same, then the ratio RA upon RB, दोनों सिलेंडर्स के क्रॉस सेक्शन का रेशियो पूछ रहे हैं, क्रॉस सेक्शन रेडियस का रेशियो पूछ रहे हैं. ओके, सो दो सेपरेट सिलेंडर्स हैं और प्रेशर दोनों में कांस्टेंट है, दोनों को इक्वल हीट सप्लाई की जा रही है और दोनों में इंटरनल एनर्जी में चेंज भी इक्वल है. सो वी नो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये हो जाएगा. नाउ Q डेल्टा Q माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू P डेल्टा V. दिस इज सेम for both the cylinders. That means P delta V दोनों के लिए सेम है और प्रेशर भी दोनों में कांस्टेंट है, तो फिर चेंज इन वॉल्यूम फॉर बोथ द सिलेंडर्स इज सेम. ओके, सो डेल्टा V फॉर फर्स्ट सिलेंडर. अब यहाँ पे डेल्टा V हम कैसे लिखेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर. क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर एंड जो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है लेट्स कॉल दैट D1. Similarly, the cross-sectional area of the second cylinder pi R2 square into displacement of the piston of the second cylinder. Now pi would be cancelled and RA upon RB, R1 upon R2, this would be D2 upon D1 raised to the power 1 over 2. ये हो जाएगा and D2 हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, D1 हमें दिया हुआ 16 सेंटीमीटर and square root of this would be 3:4. So ratio of the radii of the two cylinders is 3:4. The correct answer is third one. Okay. So इस तरह का ये क्वेश्चन था. अब इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में दिया हुआ है. उसमें बल्कि ये क्वेश्चन आई वुड से कि जो NCERT में दिया हुआ उससे इजी है. जो नीट में क्वेश्चन आया था इसमें दिया हुआ है कि a piston is insulated by having a pile of sand on it. By what factor does the pressure of the gas increases if gas is compressed to half of its original volume? So not exactly but similar type of question है. ओके, अच्छा एक और बात यहाँ पे पॉइंट आउट हो सकती है कि NCERT में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो हमें एक स्टैंडर्ड एक लेवल मिल जाता है कि इस लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, बट क्वेश्चंस पर जो आइडियाज़ हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उस पर हमें कमांड तभी मिलती है जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते, तब जाके जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें बहुत क्लियर होता है. सो ऑफ कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशंस NCERT प्राइमरी सोर्सेज तो हैं बट दे आर नॉट सफिशिएंट. हमें वहाँ से एक डिफ़िकल्टी लेवल क्या होना चाहिए हमारे क्वेश्चंस का वो तो मिल जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर कमांड हमें तभी मिलेगी जब हम दूसरे सोर्सेज भी रिफ़र करें एंड जो एक एक्सपर्ट गाइडेंस है उसकी भी यहाँ पर सिग्निफिकेंस होगी. Okay, next question number 9. A container has two chambers of volumes V1 2 liter, volume V2 3 liter, separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contain number of moles. ये अलग अलग दोनों में दिया हुआ है. सो इस तरह से एक सिलेंडर है, उसमें दो चैम्बर्स हैं, दोनों का वॉल्यूम, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है. ऑफ एन आइडियल गैस एट प्रेशर, दोनों में अलग अलग प्रेशर कितना है वो भी दिया हुआ है. व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ. सो दो चैम्बर्स हैं, दोनों में गैसेज हैं, हम इस पार्टीशन को रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो मिक्सचर बन रहा है उस पर प्रॉब्लम है. ना इसी से मिलती जुलती प्रॉब्लम एग्जैक्टली इस तरह की तो नहीं, NCERT थर्मोडायनेमिक्स में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें क्या है कि पार्टीशन के एक तरफ सिस्टम है, गैस है, और दूसरा इनिशियली एम्प्टी है. पार्टीशन रिमूव करने के बाद ये गैस इधर भी एक्सपेंड करेगी, फिर उस पर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं.
Okay, so not exactly but similar type of questions in NCERT textbook. ओके, सो इधर प्रेशर हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वो सब कुछ है। नाउ जब गैसेस मिक्स होंगी सो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व रहेगी। जो इंटरनल एनर्जी इसकी है और इसकी है, सो पूरे चैम्बर की अब जो इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी नथिंग बट द समेशन ऑफ प्रीवियसली ओन्ड इंटरनल एनर्जीज सेपरेटली बाय द टू सिस्टम। ओके, अब हम यहाँ पर ये एक चीज़ अस्यूम करके चल रहे हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों गैसेस के लिए सेम है। देन आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ यू डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू एन आर टी, ये हम लिख सकते हैं। सिंस डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम है सो आई वुड राइट सिंपली एन आर टी फॉर द मिक्सचर, यस फॉर द होल चैम्बर। सो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल होगा वो हो जाएगा N1 प्लस N2 into R final temperature of the system, and U1 is N1R initial temperature of the system plus N2R T2, ये हो जाएगा। Now you can simply see from ideal gas equation nRT उसकी जगह हम लिख सकते हैं PV, so ये हो जाएगा this is nothing but P, and volume now is V1 plus V2, V1 plus V2, and this is P1 V1 simple, and this is P2 V2, ये हो जाएगा। So from here we can find the final pressure of the container which is P is equal to P1 हमें दिया हुआ है 1 ATM and volume 2 liter है। So this is simply 1 plus P2 हमें दिया हुआ है 2 ATM and volume is 3, so this is 6 divided by V1 plus V2 is 5. Okay, so the final answer this is 1 plus 6. Let me check it again. P1 V1, sorry. P1 is 1 ATM but V1 is 2 liter. So this is 2, not 1. So 2 plus 6 is 8. 8 upon 5 is 1.6. So final pressure of the container is 1.6 ATM. Okay. Next question. Question number 10. The radius of Martian orbit around the sun is about 4 times the radius of the orbit of Mercury. So Martian orbit की जो radius है वो 4 times है radius की Mercury जो है। Okay. So let's write small m for Mercury and capital M for Mars. So Mars के orbit के radius Mercury के orbit के radius की 4 times है। Okay, ये दिया हुआ है। The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of 1 year on Mercury? So Mercury के time period हमें ये calculate करना है। Okay, so we know from Kepler's third law that square of the time period is directly proportional to the cube of the radius of the orbit. So from here, let's say Mars is 1 and Mercury is 2. So this would be radius of Mars upon radius of Mercury whole raised to the power 3 over 2. Now R1, this is R1, Mars is R1, Mercury is R2. Okay, so R1 upon R2 is 4 and whole raised to the power 3 by 2. So 4 raised to the power 3 by 2 square root ले लेंगे फिर क्यूब कर देंगे, this is 8. So T1 upon T2 is 8 or T2 is equal to T1 by 8 and T1 is 687. 687 divided by 8 is nearly 88 years, nearly 88 years. Okay, the second option is the right answer. ओके, अब इस तरह का क्वेश्चन जो क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में इससे काफ़ी मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है विच इज़ अ सैटर्न ईयर इज 29.5 टाइम्स द अर्थ ईयर, हाउ फार इज द सैटर्न फ्रॉम द सन इफ द अर्थ इज 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। तो यहाँ पर अर्थ की रेडियस दी हुई है, अर्थ के ऑर्बिट की रेडियस दी हुई है और सैटर्न की पूछ रहे हैं और दोनों के टाइम पीरियड का रिलेशन दिया हुआ है। सो काफ़ी क्लोज मैच है यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 11. To an AC power supply of 220 volt at 50 hertz, a resistor of 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series. तो series LCR दिया हुआ है और तीनों components के का जो impedance है अलग अलग वो दिया हुआ है। The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respectively.
सो वी नो फेज एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan phi इज इक्वल टू XC डिफरेंस XL अपॉन R, ये हो जाएगा। सो यहाँ पर XC और XL का जो डिफरेंस है 45 एंड 25, दिस डिफरेंस इज 20 ओम एंड R की वैल्यू भी 20 दी हुई है, दिस इज 1, दैट मीन्स द फेज डिफरेंस इज 45 डिग्री ये हो जाएगा। दूसरी चीज़ करंट कैलकुलेट करना है, टोटल RMS वोल्टेज हमें दिया हुआ है। सो करंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें Z कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो इम्पिडेंस है सर्किट का दैट इज R स्क्वायर प्लस XC डिफरेंस XL होल स्क्वायर। R इज 20 और ये जो डिफरेंस है वो भी 20 आ रहा है, सो दिस इज 20√2 ओम, ये हो जाएगा। नाउ द करंट इज V ओवर impedance, V is 220, impedance is 20√2। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे so this is I think 7.8 एम्पियर ये आएगा। Okay, I'm leaving it here and I'm guessing this is 7.8 ampere, so third option is the right answer। Okay, you can do the calculation, this is very easy। now इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन, एग्जैक्टली इस तरह का तो नहीं है बट इससे काफ़ी मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन, जैसे ये एग्जांपल है 7.8, इसमें करंट हमें कैलकुलेट करना है, फेज डिफरेंस भी कैलकुलेट करना है, और करंट कैलकुलेट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस ये अलग दिया हुआ, दैट मीन्स XC और XL हमें कैलकुलेट करना है, उसके बाद फिर आगे की कैलकुलेशन करनी है, जबकि हमें जो क्वेश्चन नीट में आया है उसमें XC XL पहले से दिया हुआ है। सो यू कैन से कि NCERT के जो एग्जाम्पल्स हैं उस पर उसी से काफ़ी रिलेटेड है नीट का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, a wire of resistance R is cut into 8 equal pieces। so R को अगर हम 8 equal pieces में कट कर देंगे it would become R by 8, one piece। from these pieces 2 equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel। now इस तरह के 4 resistors को पैरेलल में अगर कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा R over 32। ठीक, तो 2 सेक्शंस बना रहे हैं, 4 का एक पैरेलल में और 4 का एक पैरेलल। अब इन चारों को, ये दो कॉम्बिनेशंस हैं, इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स R by 32 प्लस R by 32 वुड बी R by 16, ये हो जाएगा। सो वही पूछ रहे थे इफेक्टिव रेजिस्टेंस, दैट इज सिंपली R over 16। ओके, नाउ इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरह का NCERT में नहीं है, बट इसका आइडिया दिया हुआ है। एंड अगेन आई वुड रिपीट द पॉइंट कि NCERT में जो चीज़ें दी हुई हैं सिर्फ उसी से ही हमें पूरी कमांड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आनी चाहिए वो नहीं आएगी, यू नीड मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज बेस्ड ऑन डिजिटल गेट्स। द आउटपुट, ये हमें गेट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और जो आउटपुट होगा उसके बेसिस पर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये किस तरह के गेट की तरह से बिहेव कर रहा है। Okay, so let's write the truth table A, B and Y। so when we keep both 0, A and B both are 0, so यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 है। Okay, now ये 0 0 हमने फीड किया है, this is NOR gate, sorry, yes, this is NOR gate or plus NOT, this is NOR gate। so 0 0 फीड करने पर यहाँ से जो आउटपुट आएगा ये हो जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 0 फीड किया जा रहा है, ये जो आउटपुट आएगा ये 1 होगा। 1 जो है वो एंड गेट को फीड कर रहे हैं, सो एंड का आउटपुट हो जाएगा 1। नाउ लेट्स कीप A 0 एंड B 1। A को हमने 0 रखा है, नाउ B इज 1, B इज 1। नाउ 0 एंड 1 हमने NOR गेट को फीड किया है, तो यहाँ से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो 0 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने 0 1 फीड किया है तो ये भी 0 मिलेगा, एंड देन द एंड गेट जो आउटपुट देगा वो भी 0 हो जाएगा। एंड फिर इस तरह से हम इसको चेंज कर दें, 1 0 कर दें, तब भी जो हमने इसको 1 किया, इसको 0 किया, इसेंशियली वो वही है जो 0 1 पर आएगा। सो अभी भी एंड से आउटपुट फाइनली हमें 0 मिलेगा। दोनों को अगर हम 1 कर दें, सो यहाँ पर भी ये 1 है, ये भी 1 है, 1 1 का आउटपुट 0 आएगा, यहाँ पर भी 1 1 का आउटपुट 0 आएगा, सो फाइनल आउटपुट इज ऑल्सो 0। नाउ जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे NOR के आगे हमने एक नॉट लगा दिया है, सो द कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक अ NOR गेट। NOR इज द राइट आंसर। ओके, नाउ डिजिटल गेट्स जो हैं वो जो लेटेस्ट रीप्रिंट है उसमें से रिमूव कर दिए गए हैं, बट वो हमारे नीट के सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
two identical charged conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each, so दो identical spheres हैं, sphere A and sphere B. Charge on each sphere is Q. Charge on both the spheres is same, and the force of repulsion between them is F. So इस F को हम लिख सकते हैं KQ square over whatever the distance is R square. Okay, a third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then with B and finally removed from both. So एक uncharged identical sphere C, पहले हमने उसको A के कांटेक्ट में लिया, so A के कांटेक्ट में आने पर दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. दैट मीन्स इस पे जो चार्ज रह गया अब वो Q/2 हो गया और इस पे जो अब रह गया वो Q/2 है. एंड देन अगेन इसी C को हम B के साथ कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है. इसके पास Q है, इसके पास Q/2 है. सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के पास इसके पास आ जाएगा 3Q/4 and this is also 3Q/4. Okay, so this is the final charge on sphere A and sphere B जब C उसके कांटेक्ट में आ गया, दोनों के कांटेक्ट में आ गया. अब क्वेश्चन में कह रहे हैं न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन स्फीयर्स A एंड B, ये हमें बताना है. ठीक, सो अब इनके बीच में जो नया फोर्स होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, K एंड Q/2 3Q/4. दिस इज 3/8 Q स्क्वायर अपॉन सेम R स्क्वायर. डिस्टेंस उन दोनों के बीच में चेंज नहीं हुई है एंड KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर इज द प्रीवियस फोर्स. सो द न्यू फोर्स इज 3/8 टाइम्स द प्रीवियस फोर्स. ओके, एंड फ्रॉम हियर द राइट आंसर इज 3/8 F, ये हो जाएगा. एंड अब इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन जो अभी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसमें एग्जाम्पल 1.4 12th पार्ट 1 में 1.4 एग्जाम्पल जो है ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है. उसमें भी एक आइडेंटिकल स्फीयर C को A से और फिर उसको दूसरा स्फीयर है C को A से और दूसरा आइडेंटिकल स्फीयर B, उससे हम टच करा रहे हैं और दोनों के बीच के डिस्टेंस भी चेंज कर दे रहे हैं. एंड इनफैक्ट ये ओल्ड एनसीईआरटी में ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये एज इट इज़ बिल्कुल सेम डेटा के साथ ये क्वेश्चन पहले था, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the diameter of a spherical object being measured with the help of a vernier calipers. Suppose its 10 vernier scale divisions are equal to 9 main scale divisions. The least division in the main scale is 0.1 centimeter. So from here we can find the least count, which is 0.1 upon the divisions on the vernier scale. So this is 0.01 centimeter is the least count. And the zero of the vernier scale is at 0.1 centimeter when the jaws of the vernier calipers are closed. So यहाँ पर एक zero error भी है और ये जो zero error है ये positive zero error है 0.1 centimeter. बाद में हमें ये reduce करना होगा. If the main scale reading for the diameter is 5 centimeter and the number of coinciding vernier division is 8, then the measured diameter after the zero error correction is. So diameter क्या हो जाएगा, main scale reading है 5 centimeter plus vernier scale reading क्या आ जाएगी 8 into least count which is 0.01 minus जो zero error है 0.1 centimeter. So this is 5.08 minus 0.1. This would be 4.98 centimeters. So the diameter of the sphere is 4.9 centimeter. Fourth option is the right answer. Okay. Now and जो instruments है वो NCERT text book में as such कहीं पर भी discuss नहीं किए गए हैं, but they are part of NEET syllabus. NEET में consistently हर साल instrument पर कोई ना कोई एक question ज़रूर रहता है. Okay, next question 16. In some appropriate units, time and position relation of a moving particle is given by, so यहाँ पे time and position का relation ये दिया हुआ है x square plus x, t is equal to दिया हुआ है. The acceleration of the particle is, so इसका acceleration हमें निकालना है. That means यहाँ पर t as a function of the x दिया हुआ है. From there you need to find double differentiation of x with respect to t. तो इसको एक बार differentiate कर लेते हैं. t would become 1, ये हो जाएगा 2x dx over dt, and this is simply dx over dt. So from here dx over dt is equal to 1 upon 2x plus 1.
यहाँ से 2x प्लस 1 कॉमन होगा, वो उधर चला जाएगा। सो dx ओवर dt मिल गया। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस वुड बिकम एक्सेलरेशन d2x ओवर dt स्क्वायर। नाउ इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस फंक्शन को हम ऊपर ले चलते हैं, उसका इंडेक्स -1 हो जाएगा एंड देन उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो माइनस यहाँ आ गया 2x प्लस 1 एंड देन जो ये है इसको हमने एक x टू द पावर n के फॉर्म का लिया है। सो यहाँ पे -2 आ जाएगा और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स dx ओवर dt। ओके, सो यहाँ पर dx ओवर dt की वैल्यू पुट कर लें। सो -2x प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर -2 एंड दिस यहाँ पर भी एक 2 है, उसको पहले लिख लेते हैं, -2 एंड नाउ dx ओवर dt इज 1 ओवर 2x प्लस 1, 1 ओवर 2x प्लस 1, ये हो जाएगा। सो फाइनली -2, फाइनल आंसर इज -2 अपॉन 2x प्लस 1। अब इसको नीचे अगर लेकर आएंगे तो इसकी पावर +2 हो जाएगी और यहाँ पर एक और है, सो दिस इज पावर 3। सो -2 अपॉन 2x प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 3, दैट इज थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आइडिया ऑफ कोर्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट जो प्रॉब्लम्स या एग्जांपल्स दिए हुए हैं दे आर कंप्लीटली नॉट सफिशिएंट। वहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उसके लेवल से आप इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। Okay, next is which of the following options represent the variation of photoelectric current with property of light shown on the x-axis। तो यहाँ पर photoelectric current और intensity of light ये दिया हुआ है, यहाँ पे current of frequency है और यहाँ पर भी करंट और इंटेंसिटी है। सो दो में करंट इंटेंसिटी और दो में करंट और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ये आपका जो डुअल नेचर वाला चैप्टर है उसमें ये चीज़ बहुत क्लियरली दी हुई है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट, द सैचुरेशन फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सो ये ग्राफ आपका हो जाएगा पहला वाला सही। एंड बाकी करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है वो इस तरह का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें एंड कीपिंग द इंटेंसिटी कांस्टेंट रख के अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो जो फोटोन फ्लक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड फोटोन फ्लक्स डिक्रीज होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो भी कम होंगे एंड करंट विल बी रिड्यूस्ड। सो इफ यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी and keep intensity constant, then the current will reduce because of the reduction in the photon flux. So only option A is the right answer. So among the options, second option is our answer. Okay, next question. हाँ, अब इसमें जो इंटेंसिटी और करंट का रिलेशन है वो तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट या आइडिया क्या होना चाहिए वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ओके, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग अराउंड द ओरिजिन विद अ कांस्टेंट फोर्स F pulling it towards the origin in Bohr. If Bohr model is used to describe its motion, the radius of nth orbit and the particle's speed v in the orbit depend on n as. So यहाँ पर एक सिचुएशन हमें दी हुई है और रेडियस का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होता है और वेलोसिटी का रिलेशन n से पूछ रहे हैं। तो इस तरह की डायरेक्ट कैलकुलेशन तो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, बट एनसीईआरटी में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, एटम्स के चैप्टर में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, उसकी रेडियस हम कैसे निकालते हैं। सो जो ओल्ड एनसीईआरटी थी उसमें वो पूरा डिटेल में दिया हुआ था कि रेडियस हम कैसे निकालते हैं। जो रदरफोर्ड का आइडिया है और जो बोर का आइडिया है दोनों को कंबाइन करके अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की रेडियस और उसकी वेलोसिटी क्या होगी और इसका रिलेशन n के साथ क्या आएगा, उसकी पूरी कैलकुलेशन दी हुई थी। अभी सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, जो कैलकुलेशन है वो नहीं है, सिर्फ रिजल्ट दिया हुआ है। सो अगर वो कैलकुलेशन हम रिफ़र करें तो यहाँ से ये क्वेश्चन हेल्प करने में, सॉल्व करने में हमें हेल्प मिल जाएगी। स्टिल लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि ये फोर्स है और ये उसको पुल कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर। दैट मीन्स दिस इज द सेंट्रिपिटल फोर्स विच कैन बी रिटन एज mv² अपॉन r। ओके, अब ये किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है। सो लेट्स राइट इट vn rn इन एनी ऑर्बिट।
ये दिया हुआ है। इफ बोर मॉडल इज यूज्ड, अब बोर मॉडल में क्या कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है mvn rn दिस इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो ये दो रिलेशंस हैं, यहाँ से हम आर एन वी एन की डिपेंडेंस n पे कैसी है वो निकाल सकते हैं। सो फ्रॉम हियर आर एन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम आर एन की जगह पे लिख सकते हैं वी एन स्क्वायर अपॉन एफ, ये चीज़ लिख सकते हैं। सो एम वी एन एंड देन आर एन, ये हो जाएगा एम वी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक, सो एम एफ ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, यहाँ पर वी एन क्यूब हो रहा है और इधर जो n है उसकी पावर 1 है, दैट मीन्स वी एन की जो रिलेशन है n के साथ वो है 1/3, करेक्ट। नाउ वी एन की वैल्यू अगर यहाँ पे हम रख दें तो आर एन की रिलेशन मिल जाएगी क्या, यहाँ पे वी एन की ये वाली वैल्यू रखेंगे n raised to the power 1/3, दैट वुड बिकम n raised to the power 2/3। सो आर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n raised to the power 2/3। Then the option, I think Rn is 2/3. Okay, fourth option is the right answer. Next question, a bob of heavy mass m is suspended by a light string of length L. The bob is given a horizontal velocity v0 as shown in figure. If the string gets slack at some point P, making an angle theta from the horizontal, then the ratio of speed v of the bob at point P to its initial speed v0 is. अब यहाँ पर NCERT में वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और उस एग्जाम्पल में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किस तरह से कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट यूज़ करके इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जाएगा। बट अगेन ये लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है ये स्टूडेंट्स के लिए उस तरह की क्लैरिटी प्रोड्यूस नहीं करती हैं कि वो थोड़ी सी सिचुएशन अगर हम चेंज करें तब भी वो कैलकुलेशंस कर पाए। सो आइडिया तो दिया हुआ है बट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी कम है एनसीईआरटी में टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो लेट अस सी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो ज़ीरो हो जा रहा है बट पार्टिकल इज स्टिल मूविंग, इट हैज़ सम स्पीड v। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो उसका फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg, उसके कंपोनेंट्स हम दिखा सकते हैं। इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा, अलग से डायग्राम बना लेते हैं, इस तरफ ये है हमारा mg और इस तरफ जो कंपोनेंट उसका आएगा दैट वुड बी mg साइन थीटा और इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा ये हो जाएगा mg cos थीटा। सो mg sin थीटा इज द सेंट्रीपिटल फोर्स हियर, सो आई कैन राइट mg sin थीटा is equal to mv square upon r और let's write L, length of the radius. Okay, एक इक्वेशन ये है। दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन हम बना सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड जहां पर ये P पॉइंट हमें दिया हुआ है, इन दोनों पॉइंट्स पर मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, दोनों जगह मैकेनिकल एनर्जी सेम होगी। नाउ यहाँ पर ये लेवल हम ले लेते हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। सो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है विच इज़ हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट P विच इज़ हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये L हो गई और ये जो हाइट है ये हमें दिया हुआ है थीटा, तो ये जो हाइट है ये स्ट्रिंग की लेंथ है L, तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं L साइन थीटा। सो टोटल हाइट लोएस्ट या बॉटम से कितनी हो जाएगी, L प्लस L साइन थीटा हो जाएगी। सो पोटेंशियल एनर्जी वुड बी mg L इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ओके, L प्लस L साइन थीटा ये हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि m जो है वो कैंसिल हो जा रहा है, m ये सारे से कैंसिल हो गया। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दिस बिकम्स v0 स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gl इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से देख सकते हैं gl की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर भी हम m कैंसिल कर सकते हैं और ये gl चला जाएगा, इस l चला जाएगा इस तरफ। सो gl इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन साइन थीटा। सो gl की जगह पर प्लस gl की जगह पर v स्क्वायर
अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया। नाउ इसी को हमें सॉल्व करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? द रेशियो ऑफ स्पीड v ऑफ द बॉब एट पॉइंट P टू इट्स इनिशियल स्पीड v नॉट। सो v अपॉन v नॉट हमें कैलकुलेट करना है। यहां से v स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, दिस बिकम्स 1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। ओके, दिस इज प्लस। नाउ इसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे? दिस इज v स्क्वायर इनटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा। सो हियर यू हैव 2 साइन थीटा एंड देन प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ओके, so this is equal to v naught square. Now v upon v naught, तो ये चीज चली जाएगी ऊपर और 2 sin theta plus 1 ये हो जाएगा नीचे, and square है, so v upon v naught, this ratio would be sin theta upon 2 sin theta plus 1 whole raised to the power 1/2, ये आ जाएगा। Okay, so options which will be our answer, v upon v naught, sin theta upon sin theta upon 2 plus I think I missed a factor somewhere. Okay, yes, हमने एक फैक्टर यहाँ पे मिस कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, so वो 2 यहाँ अपीयर होगा। Yes, here you will have a 2. Okay, there is a factor 2. Okay, so अब जब हम यहाँ से इसको कॉमन करेंगे, सो दिस वुड बी 2 प्लस 2 साइन थीटा एंड 2 प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे से एक साइन थीटा और आ जा रहा है, सो ये फाइनली हो जाएगा 3 साइन थीटा प्लस 2। ओके, सो 3 साइन थीटा प्लस 2। ओके, सो द फाइनल आंसर इज साइन थीटा अपॉन 2 प्लस 3 साइन थीटा होल रेज़्ड टू द पावर 3/2। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a full wave rectifier circuit with diodes D1 and D2 is shown in the figure if input supply voltage, ये हमें दिया हुआ है, V input दिया हुआ है 220 sin 100 pi t, ऐसे दिया हुआ है, this is the input AC voltage, then at t is equal to 15 millisecond, so t is equal to 15 millisecond पर कौन सा डायोड किस बायसिंग में है, ये हमें पता करना है। ओके, सो यहाँ पर हम t की वैल्यू 15 मिली सेकेंड अगर हम रखें, लेट्स पुट 220 साइन 100 पाई t इज 15 इंटू 10 raised to the power -3, ये हो जाएगा। ओके, सो दिस इज सिंपली 1.5 t, इफ यू कैन सी 1.5 t, दैट मीन्स 3/2 पाई, सो 220 साइन 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा ना। साइन 3 पाई बाई 2 पर जो वैल्यू आती है, दिस इज -1, सो एट t इज इक्वल टू 15 मिली सेकेंड, द वोल्टेज इज -220 वोल्ट। सो बाय डिफॉल्ट ये इनिशियली ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, बट दिस टाइम जो वोल्टेज आ रहा है वो नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस टर्मिनल इज एट लोअर वोल्टेज एंड दिस टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल। सो D1 is reverse biased and D2 is forward biased. So the option is D1 is reversed biased and D2 is forward biased. Option 3rd is the right answer. Okay. Now यहाँ पर biasing जो full wave rectifier है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में, वो तो दिया हुआ है, सो वहाँ से बायसिंग हम अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ एडिशनल थी कि जो इनपुट वोल्टेज है वो हमें कैलकुलेट करना है, एंड इसका भी आइडिया एसी वाले चैप्टर में दिया हुआ है। सो दिस वाज नॉट वे बियॉन्ड द एनसीईआरटी एम्बिट। Okay, next question. A balloon is made of a material of surface tension S and its inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius capital R. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius changes from r to 0 in time t. If the speed Vr of the gas coming out of the balloon depends on r as r raised to the power a. So velocity depends on r as r raised to the power a, and t, the time, depends on surface tension raised to the power alpha, area of the cross section raised to the power beta, and density raised to the power gamma, and r
A is yes, A is area and R is radius, R raised to the power delta. सो टाइम की डिपेंडेंस यहाँ दी हुई है, सिंपली ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है और जो सिचुएशन है, जो क्वेश्चन में जो सिचुएशन दी हुई है, इट मे बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट ग्लांस, बट एक्चुअली हमें यहाँ पे करना क्या है, ये डायमेंशंस जो है उसी को लेके कैलकुलेशन करनी है. सो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा ये इन सारी जो एक्सपोनेंट्स हैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना था. सो दिस वाज, अब ये जो सिचुएशन दी हुई है उसकी वजह से ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट अपीयर हो रहा है, बट इसका जो आइडिया है इस तरह के एक्सपोनेंट्स की, डायमेंशंस की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक एग्जांपल क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड लेंथ, मास और जी पे डिपेंड कर रहा है. सो वहाँ से जब हम सॉल्व करते हैं तो इस तरह से एक्सपोनेंट्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. Okay, let's solve this problem. On left hand side we have only t, so ये हो जाएगा m0 l0 t. Right hand side this is surface tension mt minus 2 whole raised to the power alpha, area l square whole raised to the power beta, density ml minus 3 whole raised to the power gamma, and radius is l whole raised to the power delta. ये हो जाएगा. Now let's collect the dimensions. m raised to the power total is alpha plus gamma. And then L raised to the power total is 2 beta minus 3 gamma plus delta, and then T raised to the power total is minus 2 alpha, and okay, that's it, minus 2 alpha. Now let's compare the dimensions. Minus 2 alpha is 1, so alpha is equal to minus 1 over 2. ये मिल गया. और यहाँ से देखें अल्फा प्लस गामा is equal to 0. That means gamma is equal to minus alpha, so gamma is equal to plus half. Gamma is equal to plus half. Okay, and I think this is sufficient. यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा आंसर हमारा है. अल्फा इज माइनस हाफ. ओके, अल्फा इज माइनस हाफ एंड गामा इज 1/2. ये फोर्थ ऑप्शन जो है इसी में ही दिया हुआ है और किसी में नहीं है. सो दिस इज सफिशिएंट. फोर्थ इज द राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A microscope has an objective of focal length 2 cm, eyepiece of focal length 4 cm, and the tube length is 40 cm. If the distance of distinct vision of eye is 25 cm, the magnification of the microscope is. तो अब ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. एनसीईआरटी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो क्या होती है वो दिया हुआ है यहाँ पर. ठीक, दिस इज सिंपली MO into ME. So this is L upon FO into D upon FE. ये हो जाएगा. एंड डायरेक्टली ये चारों डेटा हमें क्वेश्चंस में दिए हुए हैं. ट्यूब लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, focal length of objective is 2 cm, D is 25 cm, and eyepiece की focal length ये 4 cm दिया हुआ है. Okay, so 4 into 2 is 8. 8 इसमें ये 5 times चला जाएगा. So overall this is 125. 125 is the right answer. सो क्वेश्चन तो नहीं है इस तरह का, बट डायरेक्ट उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ तक ये जो हमने अभी जो जहाँ तक ये पेपर सॉल्व किया है, इसको अगर आप पिछले साल के पेपर से कंपेयर करें तो सॉल्व करने में जो टाइम लग रहा है, जिस तरह की कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, ये पिछले जो 5 साल से लगातार पेपर आ रहे थे उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है. सो दिस मेड द पेपर रियली डिफ़िकल्ट. एंड स्टूडेंट्स की जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्वेश्चंस को करने में. विद इन अ मिनट द आंसर, दे शुड रीच द आंसर. बट यहाँ पर यू आर क्लियरली सीइंग कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें कैलकुलेशन भी है, उसमें जो क्वेश्चंस की सिचुएशन दी हुई है उसमें को भी समझना है, अप्रोच लगाना है. ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग है. Okay, two identical point masses P and Q suspended from two separate massless springs of spring constants K1 and K2 respectively oscillate vertically. If their maximum speeds are same, the ratio of the amplitudes of the two springs. ये हमें कैलकुलेट करना है. अब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं
एंड आई थिंक इस ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें वो सारी बातें आ जाएंगी जो इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, बट फिर वही चीज़ है कि इतने लिमिटेड क्वेश्चंस जो हैं उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर नहीं होते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है K1 एंड K2 दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड सेम है, सो वी नो मैक्सिमम स्पीड इज ओमेगा ए। यस, ओमेगा को हम लिख सकते हैं √K/m into A. So this is the expression for the maximum speed. Now क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दोनों मासेस जो हैं वो सेम हैं, तो मैक्सिमम स्पीड इज √K/A हो जाएगा, √K टाइम्स A, और चूंकि मैक्सिमम स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब K1A1 इज इक्वल टू √K2 टाइम्स A2, ये हो जाएगा। ठीक, अब P पहले दिया हुआ है, Q बाद में दिया हुआ है। लेट अस से ये P है, ये Q है, दिस इज अगेन P, दिस इज Q। हमें कैलकुलेट करना है AQ/AP, सो AQ/AP वुड बी √KP/KQ, ये हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये P होना चाहिए एंड ये Q होना चाहिए। ओके, ठीक है, सो AQ/AP इज इक्वल टू √KP/KQ हो जाएगा। P की वैल्यू जो है वो 1 है, so this is √K1/K2, ये हो जाएगा। So option is √K1/K2. This option 1 is the right answer. Next question. A parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plates is increasing at a constant rate. So surface charge density, let's से सिग्मा दी हुई है, और ये क्या है, ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज। ओके, तो अब यहाँ पर जो EM वेव वाला चैप्टर है, अगेन उसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, एंड आई कैन रिमेंबर जो NCERT बुक ओल्ड है उसमें 2-3 एग्जाम्पल्स भी दिए हुए थे। सो फ्रॉम हियर वी कैन ईजिली कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट इज d∅E/dt, ये होती है, और phi हम कैसे लिखते हैं, this is electric flux, so d/dt, electric flux is electric field into area, and electric field between the plates of the capacitor is sigma/epsilon naught into area, and sigma की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा t लिख सकते हैं। डिफरेंशिएट करने पर t यहाँ से 1 हो जाएगा, and you will be left with only alpha A/epsilon naught. एंड इनफैक्ट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इसके साथ यहाँ एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई होता है, सो एप्सिलॉन नॉट अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज सिंपली अल्फा ए। सो बात पॉइंट की ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो कांस्टेंट है, चार्ज डेंसिटी इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम बट द डिस्प्लेसमेंट करंट इज कांस्टेंट। सो 2 सर्कुलर प्लेट्स है, इन 2 सर्कुलर प्लेट्स के बीच में यू हैव डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज यूनिफॉर्म, एंड इसी डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अब जो हमारी कैलकुलेशन है वो रिड्यूस हो गई है इस तरह से कि यू हैव अ रीजन, अ सिलेंड्रिकल रीजन जिसमें करंट यूनिफॉर्म है, एंड ड्यू टू दैट यूनिफॉर्म करंट यू नीड टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ क्वेश्चन इस तरह से कि कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, हमें ये बताना है कि करंट कैसी है, कहाँ क्या है, जीरो है, मैक्सिमम है, यूनिफॉर्म है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बताना है, द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग, जीरो है, नॉन यूनिफॉर्म है, मैक्सिमम है, क्या है, इस तरह से। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के डिस्कशन से तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज यूनिफॉर्म बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। फर्दर एम्पियर सर्किटल लॉ के अंडर हमें ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म करंट अगर है थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, देन उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो वो पूरी कैलकुलेशन दी हुई है, एंड बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन जो ग्राफ आता है मैग्नेटिक फील्ड का वो इस तरह से आता है, एक्सिस से लेकर उसके सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली बढ़ती है एंड देन उसके बाद डिक्रीज होती है। दैट मीन्स सरफेस पर जो करंट है वो सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम है। सिमिलरली यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इन ए सिलेंड्रिकल रीजन यूनिफॉर्म है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी उसी तरह का ग्राफ फॉलो करेगी, एंड द वैल्यू ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम एट द पेरीफेरी ऑफ द plates of the capacitor. So from here the
fourth option is the right answer, non-zero everywhere with maximum at the imaginary cylindrical surface connecting peripheries of the plates. ये है हमारा सही ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन था ये दो जगह से कंबाइन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड यूनिफॉर्म करंट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, एंड दोनों तरह की चीज़ें एनसीईआरटी में अलग अलग जगह पर दी हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electric dipole with dipole moment, this is aligned with the direction of uniform magnetic field, uniform electric field of magnitude this. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field. The change in the potential energy of the dipole is. Now we know ये NCERT में दिया हुआ है, potential energy of a dipole is minus PE cos theta. So final potential energy क्या हो जाएगी, cos 60, and cos 60 is half, so final potential energy is minus PE upon 2, and initially it was aligned with the field, so initial potential energy is minus PE, and then we need to find the change in potential energy, final minus initial, so this is minus half PE and plus half PE will be plus half PE. Okay, P की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 5 into 10 raised to the power minus 6 कूलम मीटर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4 into 10 raised to the power 5 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाई 2. ओके, सो दिस इज 2, ये 2 टाइम्स यहाँ चला जाएगा, 2 into 5 is 10, और ये 10 ये इससे मिलकर हो जाएगा 10 raised to the power 6, so minus 6, so you are left with just 1 joule. So 1 joule is the change in potential energy when the dipole is rotated through 60 degree angle. अब इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन, ये डिस्कशन भी दिया हुआ है, फर्दर उससे मिलता जुलता हुआ एक क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है कि डाइपोल को रोटेट करने के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 60 डिग्री चेंज कर रहे हैं, एंड देन एक और चीज़ यहाँ से कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हीट में कन्वर्ट हो रही, सो दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड. ओके, सो काफ़ी सिमिलैरिटी है दोनों क्वेश्चंस में. Next question, there are two identical surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction between the object and the rough surface is close to. ओके, तो इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन को एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पर वी कैन सॉल्व. से दिस इज इंक्लाइंड प्लेन, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, और इसकी लेंथ अगर L है तो इसमें जो टाइम लगेगा दैट वुड बी √2L अपॉन G साइन थीटा. ये एक्सेलरेशन है, और रफ सरफेस पर जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ऑन द रफ सरफेस विच इज G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा. ये हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि रफ पे जो टाइम लग रहा है वो इसका डबल है, सो दिस थिंग इज 2 times 2L अपॉन G साइन थीटा. ओके, सो 2L ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके रेसिप्रोकल कर लेंगे, 2L अपॉन G ये पूरा कैंसिल हो गया, स्क्वायर करके रेसिप्रोकेट करेंगे, देन यू हैव साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 4 हो जाएगा. एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो 45 डिग्री दिया हुआ है, देन यू नो 45 पर साइन कॉस की वैल्यू सेम आती है, तो यहाँ से साइन कॉस ये सब भी कैंसिल हो गए, देन यू आर लेफ्ट विथ जस्ट 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1/4. नाउ इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 माइनस 4 म्यू इज इक्वल टू 1, सो 4 म्यू इज इक्वल टू 3, और म्यू इज इक्वल टू 3/4, दैट इज 0.75. So option 1 is the right answer. Okay. Next question. De Broglie wavelength of an electron orbiting in the n is equal to 2 state of hydrogen atom is close to. अब यहाँ पर एनसीईआरटी में डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड सेकंड पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए डी ब्रॉगली का जो हाइपोथेसिस है उसको हम यूज़ करते हैं. वहाँ पर उस डिस्कशन में आपको इस तरह की एक चीज़ मिल जाएगी कि किसी भी ऑर्बिट में 2πRn जो होगा दैट विल बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वो जो एक बाउंड जो टोटल एक राउंड ट्रिप होती है उसकी जो लेंथ होती है दैट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेव लेंथ ऑफ वेव लेंथ. So यहाँ से we can find this is 2πRn can be written as in terms of Bohr radius into n square is equal to n times lambda.
सो यहाँ से हमें डी ब्रॉगली ये वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, दिस इज जस्ट n, और n इज इक्वल टू 2 स्टेट में निकालना है, तो एक n यहाँ बचेगा और 2 रखेंगे, दिस बिकम्स 4 पाई a नॉट, एंड 4 पाई और a नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 4 इंटू 3 इंटू 1.4 एंड a नॉट इज 0.052 एंड होल थिंग विल बी इन नैनोमीटर। सो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी 0.67 nanometer. Okay, next question. The sun rotates around its center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand to twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. Okay, so यहाँ पर ये जो आइडिया है वो एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का है। इसमें I ओमेगा विल बी कांस्टेंट, ओमेगा को हम लिख सकते हैं, I कैन बी रिटन एज mk स्क्वायर एंड ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई अपॉन t विच इज कांस्टेंट। सो यहाँ से आई कैन सी दैट t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, द रेडियस ऑफ gyration. Okay, so whatever radius of gyration is directly related with the radius. So अगर radius डबल हो रही है तो radius of gyration भी डबल हो जाएगी, and अगर रेडियस डबल हो रही है तो जो टाइम पीरियड है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा. नाउ दिस इज 27 विच वुड बिकम 108 डेज. सो ये है डायरेक्ट, दिस इज द आंसर. नाउ इसका डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है, बट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं आई ओमेगा कांस्टेंट करके. Next, a physical quantity P is related to 4 observations A, B, C and D as follows. इस तरह से the percentage error of measurement in A, B, C and D are this. The percentage error in the quantity P. Now, new NCERT में error topic ही नहीं है पूरा, पुरानी NCERT में टॉपिक भी था और एग्जैक्टली इसी तरह का एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें. हाँ, यहाँ पे डेटा थोड़ा सा चेंज है. परसेंटेज जो अभी हमें दी हुई है 1324 है और पहले वाले में 1342 इस तरह से था, सिर्फ उतना ही चेंज है. एंड आई थिंक आई लीव इट टू यू, यू कैन ईजिली सॉल्व इट. ये हम कैसे करेंगे, डेल्टा पी ओवर पी परसेंटेज चेंज जो होगा दैट वुड बी हमें दिया हुआ a क्यूब b स्क्वायर, सो 3 times the percentage change in A plus 2 times the percentage change in B plus 1 time the percentage change in C plus half times the percentage change in D. That you can easily calculate. Let's move on to the next question. The plates of a parallel plate capacitor are separated by D, 2 slabs of different dielectric constants K1 and K2 with thickness 3/8D and D/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates. ओके, सो इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 2 प्लेट्स के बीच में हम एक डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं. बट जो क्वेश्चन है उसमें 2 ही डिविजन्स हो रहे हैं, यहाँ पर 3 डिविजन्स किए जा रहे हैं. बट आइडिया वो है, वहाँ से डिराइव हो सकता है. ओके, सो इस तरह से ये हमें कैपेसिटर दिया हुआ है. इसमें 2 डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किए जा रहे हैं. एक की थिकनेस है 3D/8 और दूसरे की थिकनेस है D/2. सो जो तीसरा है इसको अगर आप ये कैलकुलेट करें, सो D/2 ये चला गया और आधे में से 3D/8 भी निकाल दें तो ये आ जाता है D/8. सो 2 ये सेक्शंस हैं, इसमें डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है. ये जो है ये K1 है, ये K2 है और ये अभी भी वैक्यूम ही है. तो यहाँ पर इस तरह की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इन तीनों को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन इन तीनों का ले सकते हैं. एंड जो इनिशियल कैपेसिटेंस है पूरे कैपेसिटर की वो है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. फाइनली जो कंपोजिट कैपेसिटर बन रहा है उसकी कैपेसिटेंस इसकी डबल हो जा रही है. अब अलग अलग तीनों की कैपेसिटेंस कितनी है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. C1 वुड बी K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, नाउ द डिस्टेंस इज 3D/8. ये 8 यहाँ चली गई. इसी तरह से जो दूसरा कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, K2 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2 हो जाएगी. ओके, एंड अब यहाँ पर K2 की जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. हमें K1 की वैल्यू निकालना है. K1 K2 के बीच में रिलेशन है तो K2 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यू कैन सी
K1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.25 K2. सो 1.25 को हम लिख सकते हैं 4/5. दिस कैन बी रिटन एज not 4/5, 1.25 can be written as 5/4. Okay, so K2 कितना हो जाएगा? K2 would be 4.5 times K1 हो जाएगा. ठीक, तो वो वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं. K2 is 4.4/5 and 4 into 2 is 8. So 8/5 epsilon naught A upon D. ये हो गया C2. and जो C3 है, C3 की वैल्यू है epsilon naught A upon D by 8. Okay, so let's write it here. Now ये तीनों कैपेसिटर्स जो हैं ये आपस में पैरेलल में कंबाइन हो रहे हैं. Then the equivalent capacitance 1 upon C equivalent would be equal to reciprocal of this. अब reciprocal करेंगे तो D upon epsilon naught, ये सब में कॉमन हो जाएगा. पहले से हम कॉमन कर लेते हैं D upon epsilon naught A, and then you have 3 upon 8 K1, 3 upon 8 K1 plus 5 upon 8, सॉरी यहाँ K1 हमने छोड़ दिया है, 5 upon 8 K1, 5 upon 8 K1 plus 1 over 8, ये हो जाएगा 1 over 8, 1 over 8. Okay, and equivalent capacitance क्या है? Equivalent capacitance इसकी डबल है. That means D upon 2 epsilon naught A. So I can write in place of this D upon 2 epsilon naught A. Okay, so यहाँ से अगर हम ये कैंसिल हो गए D upon epsilon naught A, so you have 1 over 2, and then यहाँ से 1 over K अगर हम K1 कॉमन कर लें, then 3/8 plus 5/8, this is 1. So 1 over K, 1 into 1 simply, and ये फिर हमें बच जाएगा कितना? 1 over 8. So 1 upon K1 is equal to half minus 1 over 8. Then half minus 1 over 8 is 3/8. 3/8. So K1 is equal to 8/3. ये है K1 का K1 की वैल्यू, and that would be 2.66. So the option 2.6, the second option is the right answer. Okay, let's move on to the next question. A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is. Now impulse is change in momentum. तो यहाँ पर NCERT में ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. बैट्समैन है, वो बॉल को हिट कर रहा है, बॉल आ रही है और जा रही है. वहाँ पर भी हमसे पूछ रहे हैं कि इम्पल्स क्या होगा. तो काफ़ी मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है. नाउ यहाँ पे बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, and impulse, that is change in momentum, will be equal to m delta v. Now delta v हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये दोनों वेलोसिटीज़ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. तो ये वाली वेलोसिटी अगर v1 है और ये v2 है, so the change in velocity will be v1 plus v2. और अगर h हाइट से वेलोसिटी बॉल आ रही है तो जिस वेलोसिटी से उसने हिट किया दैट इज 2gh1, और जिस हाइट तक वो गई है उसको हम लिख सकते हैं 2gh2. सो ये हो जाएगा हमारा चेंज इन वेलोसिटी. नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस. m इंटू अंडर रूट 2gh1 प्लस अंडर रूट 2gh2. ओके, सो m की वैल्यू है 0.5 एंड देन यू हैव अंडर रूट 2. g की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहे हैं 9.8 लेना है. सो 9.8 into h1. h1 is 40 plus again 2 into 9.8 into the height just जहाँ तक वो राइज कर रही है वो है 10. so this is 10. now ये है, ये 0 अगर हमने दिया इसको तो ये 98 हो जाएगा, into 2 करेंगे 196 हो जाएगा. अंडर रूट 196 is 14 और यहाँ पे 4 है, वो 2 बन जाएगा बाहर आके. सो ये चीज़ जो है वो पूरी है बाहर आने के बाद 28. सिमिलरली ये 0 इसको दिया, 98 into 2 is 14, 196, अंडर रूट 196 is 14. Okay, so this is v1 plus v2 and 0.5. So 28 plus 14 is 42 into 0.5. This would be 21 kg meter per second is the impulse or the change in meter, change in momentum, kg meter per second, and Newton second, same thing.
Okay, next question. Two cities X and Y are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every t minute. तो इस तरफ ये X है एक लोकेशन, इस तरफ ये Y लोकेशन है, और X से Y डायरेक्शन में बस जो है वो एवरी t मिनट पे जा रही है. ओके, और बस की दोनों तरफ से बस की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. तो ये मान लिया ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, एंड दो बसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी फिक्स्ड है बिकॉज दे आर मूविंग एट अ रेगुलर इंटरवल. तो लेट अस से ये जो डिस्टेंस है बिटवीन देम वो s है. सिमिलरली इसी तरह से y से जो बस जा रही है x की तरफ, तो ये बस है और इससे पहले एक बस निकली हुई है, दोनों की वेलोसिटीज सेम है v एंड v, एंड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है फिक्स्ड, लेट्स से दैट इज अगेन s. Okay, then क्या दिया हुआ, a girl is driving scooty with a speed of 60 km per hour in the direction x to y. तो a girl is moving from x to y with a speed of 60 km per hour. इसी स्पीड से एक गर्ल वो स्कूटी चला रही है. Notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion. देन उसे क्या दिखाई दे रहा है कि हर 30 मिनट पर एक बस पास करके उसी डायरेक्शन में जा रही जिस डायरेक्शन में वो जा रही है, और हर 10 मिनट पर ऑपोजिट डायरेक्शन से उसे बस मिल रही है. ठीक, देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द स्पीड फॉर द पीरियड टी ऑफ द बस सर्विस एंड द स्पीड. ये चीज़ें कैलकुलेट करना है. ओके, अब इसको अगर आप देखें तो पुरानी एनसीईआरटी में एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है. टू टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय रेगुलर बस सर्विस, उसी तरह के नंबर्स भी हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है यहाँ पर. ओके, सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. नाउ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद गर्ल को एक बस के बाद दूसरी बस मिल रही है, दैट डिस्टेंस s. ठीक, और बस जो गर्ल या स्कूटी है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बस क्या है, दिस इज v माइनस 60. सो टाइम इज इक्वल टू सिंपली डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड डायरेक्शन में जो टाइम है वो कितना है, 30 है, डिस्टेंस s है, और रिलेटिव वेलोसिटी क्या है गर्ल की विथ रिस्पेक्ट टू द बस इज v माइनस 60, सेम डायरेक्शन में. एंड इसी तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में 10 मिनट में सेम डिस्टेंस s बट विथ स्पीड v प्लस 60 हो जाएगा. ठीक, ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी विल बी v प्लस 60. ओके, ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. दोनों को डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 से 1 को अगर हम डिवाइड करें, देन वी विल हैव v माइनस 60 डिवाइडेड बाय v प्लस 60 इज इक्वल टू 10 बाई 30 इज 1/3. सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v, एंड v आप कैलकुलेट करेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 120 किलोमीटर पर आवर. नाउ v की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें यहाँ पर, सो 120 माइनस 60 इज 60, एंड ये 60 है किलोमीटर पर आवर में, और ये जो 30 है ये आर में लिखा हुआ है. इनफैक्ट दिस इज हाफ आर. सो 60 माइनस हाफ 60 इंटू हाफ आर इज 30 किलोमीटर. यस, 30 किलोमीटर. सो डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस इज 30 किलोमीटर, and yes, speed of each bus is 120 km per hour. So time duration ये कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी चलना है, 30 किलोमीटर. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 130 डिवाइडेड बाई 120. दिस इज 1/4 hour which is 15 minute. So time interval between the bus service is 15 minute, and velocity of each bus is 120 km. Option 1 is the right answer. Next question. An oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.20 moles of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure at a temperature 27 degrees Celsius. The mass of oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to. So यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेंडर ऑक्सीजन रिमूव करने के बाद उसका जो गेज प्रेशर है वो कितना हो गया है, 11 हो गया है, and gauge pressure is atmospheric minus the absolute pressure. So इसका मतलब absolute pressure कितना है, gauge pressure plus atmospheric pressure, which is 1 atm. So total pressure inside the cylinder now is 12 atm, and 1 atm is
ये दिया भी है यहाँ पर 1.01 into 10⁵ पास्कल. वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर is 30 liter, so 30 into 10⁻³ दिस इज इन मीटर क्यूब. नंबर ऑफ मोल ये हमें कैलकुलेट करना है. फाइनली जो ऑक्सीजन के मोल्स रह गए हैं, आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है इस तरह से 100/12 करके, और जो टेम्परेचर है दिस इज 27 डिग्री सेल्सियस विच इज़ 300 केल्विन. सो यहाँ से नाउ, अब यहाँ से इससे आगे हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इजी. यहाँ से वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स जो रह गई हैं, और इनिशियली 18.20 मोल्स थे, तो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिमूव्ड, एंड नंबर ऑफ मोल्स से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि मास कितना होगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन molar mass. So from here we can easily calculate the mass of oxygen removed from the cylinder. Okay, let's move on to the next question. AB is part. Okay, हाँ, इस कैलकुलेशन से रिलेटेड, ये थर्मोडायनेमिक्स का जो है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट कोई क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में एनसीईआरटी में वैसे ही बहुत कम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सो डायरेक्ट इस तरह का कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिला. Next, AB is part of an electrical circuit. The potential difference VA minus VB at the instant when current is 2 ampere and increasing at the rate of 1 ampere per second is. तो यहाँ पर इस तरह से एक ओपन सर्किट दिया हुआ है. अब इसका जो आइडिया है कि इस पर जो इंडक्टर है उस पर वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, बाकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटी, उस पे रजिस्टर पे वोल्टेज, केवीएल से रिलेटेड जो कैलकुलेशंस होती हैं. तो बेसिक आइडिया इधर उधर दिया हुआ है, लेकिन इसी तरह का एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन बुक में नहीं है. ओके, सो ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी LdI/dt. एल की वैल्यू 1 है, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है दैट इज ऑल्सो 1. तो यहाँ इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, एंड सिंस करंट इज इंक्रीजिंग, इसकी जो पोलैरिटी होगी वो इस तरह से होगी ताकि वो करंट को इंक्रीज ना होने दें. सो ए से बी की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ हमें मिला 1 वोल्ट, और फिर उसी पोलैरिटी का ये है 5 वोल्ट, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, करंट है 2 एम्पियर, सो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 4 वोल्ट. सॉरी, तो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि वोल्टेज इस पर भी ड्रॉप है, इस पर भी डिक्रीज कर रहा है, इस पर भी डिक्रीज कर रहा है. सो टोटल ड्रॉप इज 4 + 5 + 1 इज 10 वोल्ट. सो इफ दिस इज VA minus 10 वोल्ट इज इक्वल टू VB. इस तरह से हो जाएगा. सो VA minus VB is equal to 10 volt. Option 1 is the right answer. Next question. In an oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks out slowly out of the box vertically, so that average frequency and average amplitude of the system change with time t. Which of the following options schematically depicts these changes correctly? ओके, अब यहाँ पर अब ये जो जितने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, इससे आपको इसका इंप्रेशन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस जो हैं वो इटसेल्फ ऐसे हैं कि उसको पढ़ने में, उसको समझने में काफ़ी टाइम लग रहा है. तो जब आप एग्ज़ाम्स देते हैं, एग्ज़ाम जब दे रहे होते हैं, उस टाइम कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करना होता है. क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम जा रहा है, उसकी अप्रोच को समझने में, जो प्रोसेस होगा उसको फॉर्मुलेट करने में कितना टाइम लग रहा है, एंड देन लास्ट स्टेज कैलकुलेशन करने में कितना टाइम लग रहा है, एंड देन उसके बाद जो हम बबल फिल करते हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है. तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, इन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को ट्रेन करना होता है. ओके, सो वी नो फ्रीक्वेंसी, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने किया था, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू K/M, एंड एम्पलीट्यूड वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, उसमें जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है mg/k. अगर फ्रीली हमने स्प्रिंग को सस्पेंड करके छोड़ दिया है, सो एम्पलीट्यूड इज mg/k. जो बॉक्स है उससे सैंड लीक कर रही है, मास कम होगा, मास अगर रिड्यूस होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये मास रिड्यूस होगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा. एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग एंड मास रिड्यूस हो रहा है, एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस होगा. सो एम्पलीट्यूड विल बी रिड्यूसिंग एंड फ्रीक्वेंसी विल बी इंक्रीजिंग. सिंपली द थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन. Next question, a model of quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that flux passing through the orbit of the electron is NH/E.
सो जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है उसके क्वांटाइजेशन की बात कर रहे हैं, विच इज NH/E, ये दिया हुआ है। N is integer, H is Planck's constant, and E is the magnitude of the electron's charge. According to the model, the magnetic moment of an electron in its lower energy state will be. So, अब इससे रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन बुक में दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ पर बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की। सो मैग्नेटिक मूवमेंट, लेट्स राइट इट म्यू। हाँ, जायरोमैग्नेटिक रेशियो, बोर मैग्नेटॉन, इस तरह की कैलकुलेशन ओल्ड एनसीईआरटी में थी। वहाँ इससे मिलती जुलती कुछ स्लाइटली सिमिलर थी, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, कुछ कैलकुलेशन थी वहाँ पर, बट वो नई एनसीईआरटी में नहीं है। नाउ मैग्नेटिक मूवमेंट इज आई ए, आई को हम लिख सकते हैं E अपॉन 2 पाई R अपॉन V, दैट इज EV अपॉन R, एंड A इज पाई R स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ये मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ और क्या है कि मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B. So the electron is moving in circular orbit in the presence of magnetic field. तो उसके ऊपर जो लॉरेंट्ज फोर्स होगा EVB, वही क्या होगा यहाँ पर mv स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। ओके, सो यहाँ से एक V ये कैंसिल हो गया। V की जो वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं EBR अपॉन M, ये चीज़ है। उसको अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया, E अपॉन 2R, एक R भी कैंसिल हो जाएगा, सॉरी। सो दिस इज सिंपली ER अपॉन 2, एक R ये कैंसिल हो गया। एंड देन वी हैव V विच इज EBR अपॉन M, ये हो जाएगा। एंड देन यू हैव E स्क्वायर एंड B लिख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद R स्क्वायर है एंड देन डिवाइडेड बाई 2M है, ठीक। एंड यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। सो अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें, दिस बिकम्स एरिया एंड दिस इज द फ्लक्स। ओके, सो यू हैव E स्क्वायर अपॉन 2 पाई M एंड दिस इज फ्लक्स विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एज NH अपॉन E, ठीक। सो एक E ये कैंसिल हो गया। और हमें कहाँ पे निकालना है ये मैग्नेटिक मूवमेंट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, मतलब n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे। सो यू हैव जस्ट EH अपॉन 2 पाई M, दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन इटसेल्फ डिफिकल्ट है समझने के लिए, एंड देन फॉर्मुलेट करना कि जो कैलकुलेशन हमें करनी है वो कैसे करनी है, जो आइडिया यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा वो क्या होगा, एंड फाइनली द कैलकुलेशन इटसेल्फ। Okay, so from here the option, right option is EH upon 2 pi M. The third option is the right one. Let's move on to the next question, 37. A body weighs 48 Newton on the surface of Earth. The gravitational force experienced by the body due to the Earth at a height equal to 1/3 the radius of the Earth from its surface. Now, इससे मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। A body weighs 63 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it due to the Earth at a height equal to half the radius? Okay, so let's solve the problem. जो नीट पेपर में आया था, so weight is equal to mg. Now g dash हम कैसे लिख सकते हैं, g नॉट, सॉरी ये जो हो जाएगा इसको g की वैल्यू h हाइट पर कैसे लिखी जा सकती है, r प्लस h होल स्क्वायर। नाउ h की वैल्यू क्या रखना है, एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 द रेडियस, तो यहाँ पर h की जगह हम रखेंगे r/3 उसका स्क्वायर। ओके, नाउ r अगर हम यहाँ से कॉमन कर लें, so r square बाहर आ जाएगा, gm upon r square is g at surface. Let's write that g naught, and then you have 1 upon 1 plus 1/3. okay, और इसका हमें स्क्वायर करना है, ठीक है। so 1 plus 1 upon 3, this is 4/3 एंड ये ऊपर चला जाएगा तो 9/16 हो जाएगा। सो दिस इज mg नॉट into 9/16. ये है ओरिजिनल वेट या वेट एट द सरफेस विच इज 48 एंड देन 9/16, this is 3, so this is 27 Newton only. So at that height the weight of the body will be 27 Newton. Okay. Next question, consider a water tank shown in the figure. It has one wall
नाउ यहाँ पर अब ये क्वेश्चन जो है, ये जो नॉर्मली ये टिपिकली जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं उससे एज सच अगर क्वेश्चंस की कैलकुलेशन पर हम जाएं तो ये उससे वे बियॉन्ड है, इसका जो स्टैंडर्ड है उससे। बट यहाँ पर हमसे ये जो चीज़ें पूछ रहे हैं उसमें ये है कि x जो है वो डिस्टेंस है और y जो है वो हाइट है। यहाँ पर ये कहीं हाइट है एंड देन इन चार में से कौन सा रिलेशन सही होगा। एज सच कैलकुलेशन पे जाएंगे तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट डायमेंशनल एनालिसिस से इसमें से एक आंसर सही दिख रहा है। सो अगर हम डायमेंशनल एनालिसिस की बात करें, लेट्स टेक द थर्ड ऑप्शन विच इज़ d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू रो जी अपॉन s इंटू वाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d dx ऑफ dy बाई dx, ये हो जाएगा दिस इज रो जी अपॉन एस इंटू वाई। ठीक, नाउ ऊपर ये y में डबल चेंज है तो सिंपली l होगा, नीचे चेंज का प्रोडक्ट है सो दिस इज l स्क्वायर and then you have ml minus 3 and then you have lt minus 2, surface tension mt minus 2 and y is simply l. So minus 2t ये कैंसिल हो गया, m कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है l minus 1, this is l minus 3 and l square, so l minus 1. Okay, डायमेंशनली यही एक ऑप्शन सही है. So this is our right answer. Okay, next 39, the intensity of transmitted light when a polarized sheet placed between two crossed polarites at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polarites is ये दिया हुआ है. तो इसका ये जो क्वेश्चन है इसका जो मेन आइडिया है वो वेव ऑप्टिक्स में पुरानी एनसीईआरटी में दिया हुआ था. Discuss the intensity of transmitted light when a polarized sheet is rotated between two cross polarites. तो मैलेसिस लॉ दो बार हम अप्लाई करेंगे और दोनों की पास एक्सिस के बीच में जो एंगल है, अगर पहले दूसरा लेंगे तो थीटा है और दूसरा तीसरा लेंगे तो 90 माइनस थीटा है. तो वहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है. तीसरा जो पोलराइड, जो फाइनल पोलराइड है, उससे जो इंटेंसिटी बाहर आएगी वो हो जाएगी I0/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा. जहाँ पर I0 जो है वो फर्स्ट पोलराइजर से लाइट पास हो रही है, उसके बाद से इंटेंसिटी दी हुई है. तो यहां पर क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि I0 इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड. ओके, सो फ्रॉम हियर I0/4 और यहां पर जो थीटा है वो कितना है 22.5 डिग्री. जो बीच वाली शीट है, when a polarized sheet placed between two cross polarites, ये थीटा दिया हुआ है which is 22.5, उसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 45. साइन 45 इज 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा. सो द फाइनल आंसर इज I0/8, ये हो जाएगा. Next question 40, a photon and an electron of mass m have same energy E. The ratio of de Broglie wavelengths क्या होगा? अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसका आइडिया तो दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, बट इस तरह का क्वेश्चन इससे मिलता जुलता हुआ बुक में नहीं है. ओके, सो फोटॉन के केस में वी नो एनर्जी इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा. सो लैम्डा फोटॉन जो है ये हो जाएगा hc अपॉन ई. एंड जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो हो जाएगा h अपॉन √2me हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी. अब यहाँ से रेशियो हम सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें. सो लैम्डा फोटॉन डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज, डिवाइड करने पर ये h कैंसिल हो जाएगा, ऊपर c आएगा और नीचे जो e है यस ये वाला ऊपर चला जाएगा 2me और एक एनर्जी जो है ये बाहर आ जाएगी इस तरह से. सो इसको अगर हम अंदर ले लें तो दिस बिकम्स 2m अपॉन e. ये है रेशियो जो हमसे पूछ रहे थे. सो द राइट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट 41, an unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.73 at Brister's angle, then अब यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सी लाइट पोलराइज्ड होगी और किस एंगल पे होगी, रिफ्लेक्टेड पार्ट या रिफ्रैक्टेड पार्ट. तो अगेन ओल्ड एनसीईआरटी में ये ब्रिस्टर्स एंगल
या जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन होता है वो टॉपिक डिस्कस किया हुआ है। सो ब्रिस्टर्स एंगल पर जब लाइट इंसिडेंट होती है tan IB which is equal to mu or n the refractive index, and in that case the reflected light, the reflected part is completely polarized because उस situation में refracted और reflected ये perpendicular होते हैं। तो refracted में दोनों तरह के oscillations होंगे but reflected में एक oscillation absent होगा। So reflected part is completely polarized and यहाँ से refractive index 1.73 दिया हुआ है which is √3, so the angle at which light is incident is 60 degree. So reflected light is completely polarized and the angle of reflection is close to 60 degree, correct. Next, 42, a uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod is. अब इस तरह का क्वेश्चन एक मिलता जुलता हुआ बिल्कुल NCERT में एग्जाम्पल में रोटेशन के चैप्टर में दिया हुआ है और सिचुएशन इस तरह से है, ये रॉड है और एक सर्फ वॉल यहाँ पर इस तरह से है और ये है फ्लोर। जो लेंथ है रॉड की वो है 5 मीटर और इसका जो मास है वो 20 kg है। तो यहाँ से जो इसका वेट हो जाएगा ये हो जाएगा 200 न्यूटन। बाकी जो फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N1 और यहाँ से लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N2, बाकी उसका वेट हो गया, ठीक। सो हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये जो फ्रिक्शन है, अब ये रॉड जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, रोटेट भी नहीं कर रहा है, ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि N2 जो है उसकी वैल्यू इसी फ्रिक्शन फोर्स के बराबर है। नाउ N2 की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पॉइंट के अबाउट लेट अस कैलकुलेट द टॉर्क, नेट टॉर्क। दो फोर्सेस का टॉर्क आएगा, इसका और इसका, वो दोनों क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे। सो इस फोर्स का अगर हम टॉर्क निकालें तो उसके लिए जो R परपेंडिकुलर आएगा वो ये डिस्टेंस है और यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। इन दैट केस ये हाफ लेंथ है 5/2 और ये जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 cos 30, 5/2 cos 30, cos 30 इज √3/2 इनटू फोर्स विच इज 200, ओके। एंड देन फिर इसका जब टॉर्क निकालेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी हमारी R perpendicular which is simply 5 sin 30, so 5/2 into N2 ये हो गया। Now 5/2 कैंसिल हो गया और इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे 100 हो जाएगा, तो N2 इज इक्वल टू आ गया 100 √3 न्यूटन and that is F, so F is equal to 100 √3 Newton. The third option is the right answer. Next, ये दिया हुआ है हमें 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods on the sides have thermal conductivity 2K while that in the middle have, तो यहाँ पर ये 3 rods का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तीनों की लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन सेम है और यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो जंक्शन टेम्परेचर है T1 T2 उसका रेशियो क्या होगा। तो उसके लिए हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि स्टेडी स्टेट में तीनों रॉड से जो हीट करंट होगी वो सेम होगी। तो पहले रॉड से हीट करंट कैसे लिखी जाएगी, दैट वुड बी K कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, क्रॉस सेक्शन चेंज टेम्परेचर डिफरेंस 3T - T1 डिवाइडेड बाय लेंथ L। दूसरे में जो हीट करंट होगी वो कैसे लिखी जाएगी, इसका कंडक्टिविटी कोफिशिएंट है K, क्रॉस सेक्शन A, टेम्परेचर डिफरेंस T1 - T2 डिवाइडेड बाय सेम लेंथ L। एंड सिमिलरली तीसरे के लिए कैसे लिखेंगे, दिस इज अगेन 2K एंड A, टेम्परेचर डिफरेंस T2 - T1 एंड डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से 2 इक्वेशंस मिल जाएंगे, दोनों इक्वेशन से इजीली T1 T2 की वैल्यू कैलकुलेट करके उसका रेशियो निकाला जा सकता है। और इसी से रिलेटेड NCERT में 2 क्वेश्चंस हैं, एक स्टील और कॉपर का जंक्शन है उसका टेम्परेचर निकालना है, वहाँ पर भी आइडिया वही यूज़ हो रहा है कि हीट करंट सेम है। और इस तरह से आयरन और ब्रास का एक कॉम्पोजिट रॉड दिया हुआ है, उसमें भी जंक्शन टेम्परेचर हमसे पूछ रहे थे। तो यहाँ पे 3 का कॉम्बिनेशन था जो कि कुछ सिमिलैरिटी है। अगर ये 2 क्वेश्चंस आप कर लें तो आइडिया यहाँ से आपको मिल जाएगा कि हीट करंट हमें कांस्टेंट रख के आगे कैलकुलेशन करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
The kinetic energy of two similar cars A and B are 100 joule and 225 joule respectively. On applying brakes, car A stops after 100 meter and car B stops after 1500 meter. If FA and FB are the forces applied by the brakes on car A and car B respectively, then the ratio. अब ये simply work energy पर based question है. Work done by applying the brakes is equal to the change in kinetic energy. Kinetic energy दोनों की दी हुई है, इनिशियली कितनी है वही चेंज हो जाएगा. तो पहले पर जो ब्रेक फोर्स लगा है FA और पहले ने डिस्टेंस कवर की है 1000 मीटर, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 100 थी, तो 100 इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सिमिलरली दूसरे पर फोर्स लगाया गया है, दूसरे ने डिस्टेंस कवर की 1500 मीटर, इसकी जो एनर्जी थी वो 225 थी. सो फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली कैलकुलेट द रेशियो बिटवीन द टू फोर्सेस. ओके, अब ये इसका आइडिया तो है. इनफैक्ट पुरानी एनसीईआरटी में काफ़ी क्वेश्चंस दिए हुए थे वर्क एनर्जी पर बेस्ड, बट इस तरह का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं है. फिर भी जो इसमें जो अप्रोच है वो बहुत सिंपल है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है. एंड अगेन आई वुड से कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्राइमरी सोर्स हैं. दे वुड गिव यू एन आइडिया ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल, बट कॉन्सेप्ट्स को, आइडियाज़ को समझने के लिए हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा करने होते हैं. Okay, a sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest of the part of the sphere about the y-axis is. ओके, सो यहाँ पर भी अब ये फिगर देख के ये लग रहा है एक क्वेश्चन बहुत फेमस है. डिस्क है, डिस्क में से एक पार्ट कट कर लिया तो उसका नया जो बचा हुआ पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. इस तरह का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट ये उस तरह से नहीं है. यहाँ पर एक पार्ट कट किया जा रहा है. अब जो रेस्ट स्फीयर है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना, उस पर बेस्ड ये कैलकुलेशन है. अब इसमें यहाँ पर इसकी भी कैलकुलेशन हम आप पर ही छोड़ दे रहे हैं. इसका जो आइडिया है वो ये होता है कि जो स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो जो पार्ट कट किया गया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस जो पार्ट बचा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सम होगा वो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. स्फीयर का क्या होगा 2/5 mr², ये हम लिख लेंगे. अब यहाँ पर क्या है कि जो पोर्शन कट किया गया है और जो पोर्शन बचा हुआ है, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी एक्सिस के अबाउट निकालना है जिसके अबाउट इधर लिखा गया है. ये जो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इस एक्सिस के अबाउट निकाला गया है. दैट मीन्स जो कट पोर्शन है हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और रेशियो निकाल के इस एक्सिस के अबाउट तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर पैरेलल एक्सिस से हमें उस पर लेकर आना होगा. तो उसके बाद जो चीज़ होगी वो होगी ये वैल्यू आई कट. सिमिलरली अब ये चीज़ हम कैलकुलेट कर लेंगे और ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे. सो फ्रॉम देयर हमें मिल जाएगा कि जो रेस्ट पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है अबाउट दिस एक्सिस. ओके, एंड फ्रॉम देयर इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द रेशियो, रेस्ट पार्ट का रेशियो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉलर स्फीयर टू रेस्ट पार्ट. मतलब हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, जो पार्ट हमने कट किया था और जो रेस्ट स्फीयर है इसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना था. सो फ्रॉम हियर ये रेस्ट का हम आसानी से निकाल सकते हैं एंड देन कट पोर्शन का निकालेंगे. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जब कट पोर्शन का निकालने जाएंगे वो स्फेरिकल है, उस स्फीयर की रेडियस कितनी है r है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. और इस स्फीयर का मास कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा. मास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर जब हम फॉर्मूला लगाएंगे 2/5 mr², तो जो रेडियस है r/2 वो रखेंगे. यस, इसकी रेडियस r रखेंगे. और इधर ध्यान दीजिए कि इसकी जो रेडियस है स्फीयर की वो 2r है, ना कि r है. ओके, सो यहाँ पर r रखेंगे और फिर उसके बाद मास m रखेंगे और इसका जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे ICM + MD², वहाँ पर भी ये वाला मास वही रखेंगे जो कट पोर्शन का है, m नहीं रखेंगे. वहाँ से मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी. सो आई थिंक कि यहाँ से आप इसके आगे की कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं. दिस इज़ इट. दिस वॉज द नीट 2025 फिज़िक्स सेक्शन. आई होप कि आपको यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ऐसी मिली होंगी जो आपकी प्रिपरेशन में आगे की तरफ हेल्प करेंगी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.